क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा समास। समास जो है समास को हम आज समझेंगे अच्छे से। समास को काफी टफ टॉपिक समझा जाता है अध्ययन की दृष्टिकोण से, लेकिन हम यहाँ बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। यदि इसको अच्छे से समझा जाए तो ये बहुत सरल टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले अपन समास के बारे में समझते हैं। समास होता क्या है, समास शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समास जो शब्द है, इसी से परिभाषा निकल करके सामने आ जाएगी। तो समास जो शब्द है ये सम प्लस आस धातु से मिलकर के बना है। सम यानी कि समान, आस धातु जो होती है बैठना, या आस धातु का मतलब वैसे बैठना होता है, लेकिन यहाँ अपन देखेंगे कि समान प्रवृत्ति के शब्दों को एक साथ मिलाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जो शब्द एक साथ मिलाए जा रहे हैं उनकी प्रवृत्ति समान होनी चाहिए। यदि उनकी प्रवृत्ति समान होगी तभी समास कहलाएगा। एक बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम संधियों का अध्ययन करते हैं, संधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो संधि क्या कहती है, संधि कहती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। और समास क्या कहता है, यहाँ तो वर्णों का मेल होता है, यहाँ किसका मेल होता है, वर्णों का। किसमें, संधि में। जबकि समास में क्या किसका मेल होता है, शब्दों अथवा पदों का मेल। शब्द और पद एक ही बात है, शब्दों की अथवा पदों का मेल होता है। तो संधि और समास की परिभाषा में बस थोड़ा सा यही अंतर है कि जहां हम संधि का अध्ययन करते हैं तो हम वर्णों के मेल के बारे में बात करते हैं, और जब हम समास का अध्ययन करते हैं तो हम शब्दों के मेल के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं समास की परिभाषा। और सरल शब्दों में मैं आपको समास की परिभाषा को लिखा रहा हूं, लिखाने के बाद उसको अच्छे से अपन समझेंगे। दो या दो से अधिक समान प्रवृत्ति के शब्दों के मेल को समास कहते हैं। हम प्राय परिभाषा हम ज्यादातर जो हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो उसमें यही पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, जबकि ये परिभाषा पूर्ण नहीं है दोस्तों। पूर्ण परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक समान प्रवृत्ति के शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये जो समान प्रवृत्ति शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रवृत्ति समान होनी चाहिए, एक दूसरे से वो रिलेटेड होनी चाहिए, एक दूसरे से वो जो शब्दों का जिनका हम मेल कर रहे हैं वो संबंधित होने
चाहिए, तभी समास होता है। तो दो या दो से अधिक समान प्रवृत्ति के शब्दों के मेल को क्या कहते हैं हम? समास कहते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया, रसोई घर। रसोई घर एक उदाहरण लिया, ये क्या है? एक बात, रसोई घर। तो ये जो रसोई घर है ये एक सामासिक पद है, जिसका समास विग्रह होता है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। तो रसोई और घर का संबंध होता है, क्योंकि रसोई कहाँ होती है? घर में होती है। तो रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार जो है समान प्रवृत्ति के जो शब्द होते हैं, रसोई और घर जो समान प्रवृत्ति के शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के मेल से क्या पद बना? रसोई घर पद बना। और रसोई घर जो बना है इसे अपन क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपन सामासिक पद। क्या कहेंगे दोस्तों? सामासिक पद कहेंगे। और सामासिक पद बनने की जो प्रक्रिया है, इन दोनों के मेल से जो ये पद बना है, कौन सा? रसोई घर, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं क्या? समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। तो समान प्रवृत्ति के जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया जो पद बनाते हैं उसे हम कहते हैं सामासिक पद। और सामासिक पद बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। जैसा कि हमें शब्द से ही प्रतीत होता, सम, समान, आस यानी कि बैठना। समान प्रवृत्ति के दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक साथ जब बैठ जाते हैं तो यही प्रक्रिया समास कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। एक उदाहरण और देकर के मैं समझाता हूं। माता पिता, इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। तो माता और पिता जो अलग अलग शब्द हैं, माता अलग शब्द है, पिता अलग शब्द है, लेकिन इन दोनों शब्दों की प्रवृत्ति समान है। क्या समान है? प्रवृत्ति समान है। जब इन दोनों शब्दों की प्रवृत्ति समान है तो ये दोनों शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? सामासिक पद का निर्माण करते हैं। ये पद क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। और इस सामासिक पद के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहते हैं समास। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं दोस्तों। माता और पिता दोनों से मिलकर के हमारा एक नया पद बना, माता पिता। माता पिता जो पद जो नया बना, ये क्या कहलाएगा व्याकरणिक भाषा में या इस टॉपिक की भाषा में जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं, इसकी भाषा में ये कहलाएगा सामासिक पद। अब सामासिक पद बनने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। अब देखते हैं समास विग्रह। सामासिक पद का, सामासिक पद का समास विग्रह, जो जिसका अभी हमने जो सामासिक पद बनाया था
दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के जो हमारा सामासिक पद जो बना था, उसका हम विग्रह कैसे करते हैं, या विग्रह की क्या परिभाषा होती है। तो पहले परिभाषा देखते हैं। जब सामासिक पद को दो या दो से अधिक शब्दों में, जब सामासिक पद को दो या दो से अधिक शब्दों में विभाजित कर दिया जाता है, तो यह सामासिक पद का समास विग्रह कहलाता है। सिंपल सी बात है, जिस सामासिक पद का हमने निर्माण किया था, उस सामासिक पद को पुनः शब्दों में बांट देना ही क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के रूप में जब हम समझेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगी परिभाषा। पहले परिभाषा को एक बार और देख लीजिए। जब सामासिक पद कौन सा था, जब अभी हमने जो पूर्व थोड़ी देर पहले समझा था कि सामासिक पद का निर्माण दो समान प्रवृत्ति की दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के होता है। उस सामासिक पद को दो या दो से अधिक शब्दों में क्या कर देना, विभाजित कर देना, बांट देना, अलग अलग कर देना, ये क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। लेकिन वो समास विग्रह किसका होता है, सामासिक पद का होता है। किसका होता है, सामासिक पद का समास विग्रह होता है। ओके, अब चर्चा करते हैं समास के भेदों के बारे में। क्योंकि हम कक्षा 10 की क्लासेज यहाँ चला रहे हैं, या 10th क्लास यहाँ चल रही है, तो उसके बेस से तो समास के यहाँ अपने यहाँ 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के सामान्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये जो 6 भेद जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यदि और अपन आगे चलते हैं तो समास के भेद होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन हम अपना जो बेस जो निर्धारित है, जो स्टैंडर्ड जो निर्धारित है, उसी के हिसाब से अध्ययन करेंगे। उसके हिसाब से अपन को समास के जो भेद पढ़ने, वो कितने पढ़ने, 6 पढ़ने। तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 द्वंद्व समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। नंबर 5 द्विगु समास। और नंबर 6 बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। बताऊंगा मैं दोनों में डिफरेंस करके 4 कैसे होते हैं और 6 कैसे होते हैं। तो समास के जो हमने सामान्य रूप से जो भेद देखे हैं उनके भेदों की संख्या कितनी है? 6 है। मैंने बताया है कि ये 6 भेद जो हैं वो मैं अपनी जो सेकेंडरी स्तर का जो स्तर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो भेद जो अध्ययन जब हम उच्च स्तर से करते हैं तो 4 होते हैं। अब इन दोनों 4 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व होता है, तत्पुरुष समास होता है। लेकिन कर्मधारय द्विगु जो समास होते हैं इनको तत्पुरुष समास का भेद और उपभेद माना गया है। जब हम और उसके स्तर से जब इसका अध्ययन करते हैं तो ये जो 6 भेद जो मैंने आपको लिखाए हैं इसमें अव्ययी भाव, द्वंद्व और तत्पुरुष उन्हें समझाता हूं। पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा हो गया द्वंद्व, तीसरा हो गया तत्पुरुष, चौथा हो गया बहुव्रीहि। ये थोड़ा सा स्तर हायर स्तर हो जाता है और इसमें जो भेद जो 4 जब माने जाती हैं तो फिर अपन क्या कहते हैं, कर्मधारय द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद हैं। तो तत्पुरुष समास का भेद हुआ कर्मधारय और कर्मधारय का भेद हुआ क्या? द्विगु। तो तत्पुरुष समास का जो कर्मधारय है वो तो कहलाएगा भेद और तत्पुरुष समास का जो द्विगु समास होता है ये कहलाता है उपभेद। क्या कहलाता है? उपभेद कहलाता है। इसलिए प्राय विद्वानों ने कहा है कि कर्मधारय द्विगु समास जो होते हैं वो तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद होते हैं। अब देखें पहला समास जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। अब अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन पर रूप, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे पुल्लिंग में उनका प्रयोग करो तब भी उनकी स्थिति वही रहती है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो तब भी उनकी स्थिति वही रहती है। तो ऐसे शब्दों को अपन अव्यय शब्द कहते हैं जिन पर रूप, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्ययी भाव समास की जो पहली पहचान जो है वो यही है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। इसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। इसका प्रथम पद अव्यय तथा उसको साथ कर लीजिए। इसका प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। अब मैंने बताया जैसे यथा है, निर है, ऐसे शब्द हैं ये
कि जिन पर किसी रूप लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये जो शब्द हैं अव्यय शब्द कहलाते हैं। और इसकी पहचान अव्ययी भाव समास की, जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। यदि किसी भी शब्द में प्रथम पद अव्यय के रूप में है तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दूसरी पहचान, यदि किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगा हुआ हो, उपसर्ग सॉरी इसको सामासिक पद कीजिए, यदि किसी सामासिक पद के पूर्व में उपसर्ग लगा हुआ हो, उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रथम नियम हमने पढ़ा कि जिस सामासिक पद में क्या हो, प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, तो अव्ययी भाव समास होगा। या किसी सामासिक शब्द के पूर्व में कोई उपसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। प्राय सभी उपसर्ग अव्यय पद होते हैं, लेकिन सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते हैं, इसलिए मैंने दोनों नियमों को अलग से लिखा है। एक नियम और भी होता है जो प्राय पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलता है, मैं उसको और लिखा देता हूं। यदि किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो, बार बार हो रही हो, तो वहां भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ये तीन नियम हमको याद रखने हैं। यदि किसी शब्द के पूर्व में अव्यय लगा हुआ है तो भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यदि किसी शब्द के पूर्व में क्या लगा हुआ हो, कोई उपसर्ग लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, कोई उपसर्ग लगा हुआ हो, तब भी अव्ययी भाव समास होगा। और यदि किसी शब्द की आवृत्ति हो रही हो, क्या हो रही हो, किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो, भले ही इसमें स्वरों की समानता हो अथवा नहीं हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे नियम पर। जैसे मैं उदाहरण दूं, रातों रात, पल पल, घड़ी घड़ी, दिनों दिन, तो हमें स्वरों की समानता पर ध्यान नहीं देना है। या बेसिक रूप से आपको यही ध्यान रखना है कि मूल शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए, स्वरों की मात्रा पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी स्थिति में भी अव्ययी भाव समास होता है। मैं नहीं समझता कि अब अव्ययी भाव समास में कुछ और रह गया है या समझने में हमें अब कोई समस्या आएगी। अब देखते हैं इसके उदाहरण। प्रतिदिन, अब प्रतिदिन, पहले तो समास की पहचान देखो। प्रति क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। हाँ, उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमें पहचान हो जाती है कि ये उदाहरण जो है किसका है, अव्ययी भाव समास का है। क्या है, अव्ययी भाव समास का है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, इसको अपन प्रत्येक दिन लिख सकते हैं अथवा दिन दिन लिख सकते हैं। इसका भाव भी प्रत्येक दिन से ही है और इसका भाव भी प्रत्येक दिन से ही है। यथा
विधि, यथा क्या है, अव्यय पद लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अव्यय पद। इसका अर्थ होता है के अनुसार। क्या अर्थ होता है हिंदी में, के अनुसार, अर्थात किसके अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। तो हम आसानी से पहचान कर लेते हैं किसमें भी कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययी भाव होगा। और उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक, इसको जब अपन तोड़ते हैं तो इसमें दो शब्द हैं, प्रति धन एक, ऐसे ही है ना। तो देखो यहाँ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति, क्या लगा हुआ है, प्रति। तो एक एक, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक एक या एक एक, एक एक। समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव। रातों रात, अब देखो शब्द की आवृत्ति हो रही है नहीं हो रही है, अब रात शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो अब हमें स्वर की मात्रा पर ध्यान है कि यहाँ तो रात में, यहाँ रात है, तो इसका रातों रात यानी कि रात भर। तो समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव। पल पल, इसका मतलब हो गया प्रत्येक पल। क्या हो गया, प्रत्येक पल। तो यहाँ भी शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो जहां प्रथम पद अव्यय हो या प्रथम पद उपसर्ग हो या फिर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। ओके गाइस, अब नेक्स्ट समास के बारे में चर्चा अगली क्लास में करते हैं।